नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन। आज देश का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश भर में रिपब्लिक डे का उत्साह चरम पर है। आप 6 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पूरा हिंदुस्तान तिरंगे के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस बार गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह उल सिसी मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस पर पहली बार देसी तोपों की सलामी दी गई। इससे पहले तक अंग्रेजों की बनाई गई तोपों से ही सलामी दी जाती थी। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड हिंदुस्तान की सैन्य ताकत भी दिखी। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर अर्जुन टैंक का दमखम भी दिखा। तो आसमान में वायुसेना के फाइटर जेट्स ने बेखौफ उड़ाने भरी। जाहिर है, हिंदुस्तान की ताकत देखकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए होंगे। चीन और पाकिस्तान हमारे देश की ओर आंख उठाने से पहले 100 बार ये तस्वीरें देख लें। Detachment is of the main battle tank Arjun of 75 Armored Regiment, led by Captain Amanjeet Singh. State-of-the-art MBT Arjun and indigenous development by the DRDO. सीधे आपको एक बार अटारी बॉर्डर ले चलते हैं। जी हां, आप देखिए मीटिंग रिट्रीट जो वहां पर हो रही है बॉर्डर पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर की सीधी लाइव तस्वीर। हमारे साथ इसमें 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार साहब मेरे साथ हैं, साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह साहब। बहुत स्वागत है आपका। और सीधे पहले परिहार सर, आपके पास जो तस्वीरें बीटिंग द रिट्रीट की अटारी बॉर्डर से आ रही हैं, आप ये देख सकते हैं। ये होता रोज है, लेकिन 26 जनवरी को कुछ स्पेशल होता है। जो भावनाएं होती हैं वो कुछ स्पेशल होती हैं, जो जोश होता है वो भी कुछ स्पेशल होता है। इसके बारे में कुछ बताइए परिहार साहब। हाँ जी, भारत और पाकिस्तान के जब रेंजर्स और बीएसएफ के जवान आमने सामने होते हैं तो हमारे जवानों का जोश जो है हमेशा बिल्कुल हाई होता है। और आज का दिन क्योंकि हमारा रिपब्लिक डे है, भारत का गणतंत्र की स्थापना हुई है, तो ये एक ऐसा ओकेजन होता है जहां हमारी जो माइट होती है, जिसको हम कहते हैं कि हमारी जिद है, हमारी जो जोश है, वो इस पे डिपेंड करता है कि देखिए आप लोग तो पैसे पिटे हुए देश के रूप में पड़े हुए हैं और हमारा देश जो है वो रिपब्लिक होकर इतनी प्रगति कर रहा है। तो वो सारे 140 करोड़ भारतीयों की भावना जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो जोश दिखाना होता है वो हमारे जवानों में आज बहुत ज्यादा होता है। और यही वजह, और उसके साथ में जो वहाँ पर माहौल होता है कि इतने हजारों भारतीय जो है इसको देखते हैं, तो ये एक बहुत ही दिलचस्प और अजीब व गरीब नज़ारा होता है जो दुर्लभ होता है। और इसी वजह से ये पाकिस्तान को एक तरह का हमारा शोकेस होता है कि हम संयमित हैं, मगर अगर हमारे ऊपर कुछ भी होता है तो हमारा जो जोश है, हमारी ताकत है, वो आपसे कई गुना ज्यादा है और हम आपको किसी भी वक्त में ध्वस्त कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह साहब के पास। शाह साहब, परंपरा रही है, हिस्ट्री क्या है इसकी? लोग ये भी जानना चाहते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है, कब से ये शुरू हुई। हम जो देखते हैं जो कमांडोज रहते हैं लगभग 7-7 फीट के रहते हैं, जो पैर ऊपर जाता है लगभग 6 फीट ऊपर तक जाता है, और आंखों में वो तेजी, वो कड़कपन रहता है। इतिहास क्या है इसका, कैसे इसकी ट्रेनिंग होती है, कहां से लोगों का सिलेक्शन होता है? शाह साहब जी, रजत भाई, आपका बड़ा दिलचस्प सवाल है। देखिए, जब हम परेड डीएसटी होती है, डीएसटी का यानी कि ड्रिल स्क्वायर टेस्ट, ये एक टेस्ट ऐसा होता है, अकेडमी में हम ट्रेनिंग करने जाते हैं, अगर आपने ये टेस्ट पास कर लिया
तो आपको एक लाइन यार्ड मिलता है। ठीक है। आपको अगर वो लाइन यार्ड मिल गया, आपको हक मिलता है सैल्यूट मारने का, और आप संडे को आप लिबर्टी पे जा सकते हैं। वो परेड होती है आर्मी में। ठीक है। और इसकी बेसिकली ये सेरेमोनियल परेड होती है, जब पीओपी होती है, पासिंग आउट परेड। हाँ। आपको एक बात बताता हूँ, जब ये डीएसटी होती है, क्योंकि सब्जेक्टिव है। ठीक है। मैं आप मेरे को रोकेगा नहीं यहाँ पे, ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है, ये मैं जरूर बताऊंगा आपने, क्योंकि बहुत अच्छा दिलचस्प सवाल किया है। जब मैं अकेडमी में था, डीएसटी टेस्ट में मेरे पहले अटेम्प्ट पे मैं फेल हो गया था इसमें, दूसरे अटेम्प्ट में फेल, तीसरे अटेम्प्ट में फेल, फिर मिड टर्म ब्रेक हुई थी। ठीक है, सब लोग सारे कैडेट घर गए थे, उसमें मैं अकेडमी में रुका रहा, मेरे को अनुमति नहीं मिली थी जाने की। फिर जब अकेडमी में मैं प्रैक्टिस करी, चौथे अटेम्प्ट में फिर फेल, पांचवें अटेम्प्ट में फेल, छठे अटेम्प्ट में भी फेल। आप हंसेंगे सुन के, मगर 26 जनवरी 2008 को, आज से 15 साल पहले, मैंने 26 जनवरी का असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता कमांड किया था। कर्तव्य पथ पे उस टाइम राजपथ था, और राष्ट्रपति के आगे सलामी देते हुए दहाड़ा, वो 28 सेकंड का वीडियो अभी भी यूट्यूब पे है, कोई भी उसको देख सकता है। तो इसकी जो परेशियों जो ट्रेनिंग होती है बहुत कठोर होती है, बहुत कठिन होती है। ये ड्रिल ट्रेनिंग होती है, इसमें वर्ड ऑफ कमांड आपका, आपकी आवाज एकदम बुलंद होनी चाहिए, आपका थ्रो वॉइस, क्योंकि अगर आप बोल देंगे असम राइफल कंटिजेंट, और मान लिया अगर आपकी आवाज नहीं पहुंच पाई पीछे के बंदे को, क्योंकि आर्मी बैंड होता है जो आपके पीछे खेल रहा होता है, धड़ धड़ धड़, अगर आपके जवान आपका वर्ड ऑफ कमांड नहीं सुन पाए तो जाहिर सी बात है कदम टूट जाएंगे। तो जब कदम टूट जाएंगे तो आप समझ सकते हैं क्या होएगा। तो इस पे बाकायदा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो सकती है, इतना सीरियस मुद्दा होता है ये फौज में। तो आपको वर्ड ऑफ कमांड, आपकी ट्रेनिंग, उसमें मुलट्ठी खा खा के हमने अपनी आवाज परेड ग्राउंड में बुलंद करी, उसकी ट्रेनिंग मिली अलग से। मिलिट्री बेयरिंग, यानी कि पेट नहीं निकलना चाहिए बाहर, बिल्कुल अंदर को, और बिल्कुल फौजी तरीके से। और स्टैंडिंग, रजत भाई, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था 26 जनवरी को, मेरे दोनों पाँव में फ्रैक्चर थे, एक पाँव में नहीं, दोनों पाँव में, और मैंने पेन किलर्स लेके वो परेड करी थी, जो अब आपको मैं बताया था। यही जज्बा है। सलाम है इसको। शाह साहब, एक बार वापस जेके परियार साहब के पास। परियार साहब, आज की जो झांकी है, आज की जो परेड है, उसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला, महिला शक्ति और सशक्तिकरण, एक मैसेज था उसमें। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत। ये 2 मैसेज झांकी से और परेड से बिल्कुल साफ दिखे। बिल्कुल, मैं कहूंगा कि देखिए, आप आज हमारे सुप्रीम कमांडर जो हैं वो आज महिला थी, और सारे कंटिजेंट आर्मी के थे, उनको लीड करने वाले ऑफिसर्स भी महिलाएं थी, और डेयर डेविल जो सिग्नल्स का होता है उसमें भी हमारी वुमेन ऑफिसर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो भारत की सरकार जो है वो एक बिल्कुल स्पष्ट मैसेज दे रही है, जो ये सिंबॉलिक नहीं है। ये एक तरह से जो है कि हमारा जो सेना में एक लोगों को लगता था कि इसमें महिलाएं हर तरह के हर फील्ड में नहीं आ सकती हैं, आर्म्स में नहीं हो सकती हैं, सिर्फ मेडिकल में ही हो सकती है, नर्सिंग में हो सकती है। ये भी धीरे धीरे छोटी, और फिर जो है शॉर्ट सर्विस महिलाओं को मिला। मेरी डॉटर भी ईएमई में है, तो उसके आगे चल के जब ये अब हमारे इन्फेंट्रीज वगैरह में आ रहे हैं, और एनडीए में जिस तरह से महिला कैडेट्स की इंडक्शन हुए हैं, उसके बाद में जवान लेवल पे भी महिलाएं मिलिट्री पुलिस में और दूसरे उसमें आती जा रही हैं। तो ये पूरा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में भी हुआ है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और आर्मी ने भी इसको एक्सेप्ट किया, आर्मी नेवी एयरफोर्स ने। तो महिला सशक्तिकरण की जो भारत सरकार की नीति है, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़े, वो इसका जीता जागता उदाहरण है। और मुझे अब ये सोचने में कोई अब वो संभावना बिल्कुल नजर आ रही है कि जब हमारे देश 100 साल अपने मनाएंगे 2047 में, तो हमारे आर्मी नेवी एयर चीफ या सीडीए में वो महिला हो सकती है। आज की डेट में महिला जो है वो मेडिकल कोर में लेफ्टिनेंट जनरल इक्विवेलेंट गई हुई है, और डीजीएमएस नेवी भी जो है इस वक्त महिलाएं, मगर आर्म्स में आके और चीफ बनने की जो है उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देर है, मगर इसमें दूरी बिल्कुल कटती हुई नजर आ रही है। दूसरा, आपने कहा हथियारों का जो हमारा हुआ है, सिंबॉलिक होता है कि आप 21 तोपों की सलामी जो है ब्रिटिश उससे गन से दे रहे हैं, लेकिन आज मेड इन इंडिया वाली तोपें थी। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि सिंबॉलिक होता है कि आपने इंडियन तोप, बट ये जो हमारा मैसेज गया है कि अब हम पूरी तरह से सजग हो गए हैं,
सक्षम हो गए और अब हम सिर्फ अपने देश को ही आगे बढ़ाएंगे। हर चीज हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें सालों साल लगते हैं हथियारों की और वेपन्स बनने में, वारशिप्स बनने में, एरोप्लेन बनने में, मगर हम उस लेवल पे पहुंच गए कि न केवल भारतीय सेना के तीनों अंगों को हम आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो है हथियार प्रदान कर सकेंगे, बल्कि अभी इनका जो निर्यात भी शुरू हो गया है। तो ये एक बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ जो मैं कहूँगा मोमेंटम है, जो एक जिसे कहते हैं ना कि ज्वालामुखी का लावा जैसे बाहर फैलता, उसी तरह से भारत के शौर्य, विजय, चक्र, पराक्रम का जो लावा है वो अब सारे दुनिया में फैल रहा है। मगर फर्क इतना है कि लावा जो है वो नष्ट करता है, हमारा लावा जो है जो उपजाऊ भूमि जैसी हमारे केंद्र भारत के, मध्य भारत के इलाकों में, पूना के आसपास में काली मिट्टी की उपजाऊ है। इसी तरह से भारतीय सेना का आत्मनिर्भर होना और इन ये एक महत्वपूर्ण चीज है जिस पर इस सरकार ने काम भी किया। ठीक है, परिवार साहब एक मिनट, मोहम्मद अली शाह साहब, झांकी तो थी कर्तव्य पथ पर, लेकिन झांकी ने बहुत सारे मैसेज भी दिए और मुझे लगता है पड़ोसियों को भी मैसेज दिए। जो आत्मनिर्भर भारत की टीम थी वो साफ बता रही है कि अब हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है, हम सेल्फ, आप कह सकते हैं, रिक्वायर्ड जो चीजें हैं उसको स्वयं कर सकते हैं। तो ये जो झांकी थी, ये कितना बड़ा मैसेज था खास तौर से चीन और पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल रजत भाई, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त मैसेज गया है इससे, क्योंकि 100% पूरी ये जितने भी हथियार, इक्विपमेंट, झांकियां थी, सब कुछ मेक इन इंडिया था, सब कुछ। और ये पहली बार कर्तव्य पथ पे परेड हुई है, बल्कि ये बहुत बड़ा मैसेज है कि भाई हम डिपेंडेंट तो है नहीं, और यहाँ पे हमारी जो ताकत है हमने देशवासी को दिखा दी कि भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे हैं, ये हमारे पास है, ये लोग आपकी, ये सब आपका ही है, और ये फौजी हैं, ये आपकी रक्षा के लिए हैं। और जो चीन और पाकिस्तान अभी थोड़ा कांप रहे होंगे, पता नहीं उनके होश उड़े हुए होंगे, पता नहीं किस होश में होंगे, पता मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके के हमने अपनी माइट दिखा दी है वहां पे, और दिखाने की जरूरत नहीं थी, जैसे भी हमको मालूम है, लेकिन अच्छा किया हमने दिखाई है ताकि उनको भी मालूम पड़े कि वो थोड़ा कांपे, 10 बार सोचे कि हमारे पे नापाक नजरें गाड़ने से पहले वो सोचेंगे अगर हमसे वो टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमको छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरीके से हमने बहुत ही, लेकिन इंडिया ऑल वुमेन्स कंटेंजेंट ऊँटों पे हमने, बल्कि जो जितने भी सेंट्रल विस्टा के जो वर्कर्स हैं वो बैठे थे वीवीआईपी रो में, सबसे आगे की रो में, यहाँ पे पहले पॉलिटिशियन बैठा करते थे। तो ये बहुत ही अहम परेड थी। इजिप्ट के हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे चीफ बन के आए थे, इजिप्ट का भी मार्चिंग कंटेंजेंट था। हमारी दोस्तियां, एक INS तबार, एक इंडियन नेवल शिप पिछले साल, अभी तकरीबन 1 साल पहले वहां पे कुछ चंद दिनों के लिए ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए गई थी। वहां पे 1961 में प्रेसिडेंट नासिर और जवाहरलाल नेहरू ने इजिप्ट और इंडिया की जो रिश्ते हैं उनको और पुख्ते किए थे। अब आज जाके हिंदुस्तान और इजिप्ट के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इकोनॉमीज की एक्सचेंज होती है, और बहुत ही अच्छी दोस्ती है हमारी इजिप्ट से। तो जी हाँ, तो हम खासतौर से चीन और पाकिस्तान को ये भी मैसेज गया है कि भाई, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हमारे साथ में है। अगर वो सोच रहे हैं कि वो किसी गलतफहमी में है तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, जिस तरीके से हमने उनको 9 दिसंबर को तवांग में दिया था। चोट 4 चोट की मार लगाई और चोट भागा के भागे चीनी, डर के मारे उनको। अरे एक वायरल वीडियो राजेश भाई आपने देखा होगा, भला ही वो वायरल वीडियो 9 दिसंबर का तवांग का ना हो, लेकिन उसे साफ दिखा रहा है कि हमने डंडों से जो लट। ठीक है, आऊंगा आपके पास। शाह साहब, हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर भी जुड़ रहे हैं। बख्शी सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मैं सॉरी, मैं कहीं फंस गया था, आने में लेट हो गया। कोई बात नहीं। बख्शी साहब, आज क्योंकि डिस्कशन का पार्ट ये था, एक तरफ जो अटारी से बीटिंग द रिट्रीट के विजुअल्स आ रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, जो आत्मनिर्भर भारत की हमने बात करी, उसके बाद बात हमने महिला सशक्तिकरण की करी, लेकिन क्योंकि आप विंग कमांडर रिटायर्ड बख्शी साहब आसमान को बखूबी जानते हैं कि आसमान क्या है। आसमान का भी सीना बिल्कुल चीर दिया गया, फॉग था वहां पर, ठीक ठाक फॉग था, लेकिन उसके बाद भी कोई चीज रुकी नहीं। आप देखिए, लगातार चलती रही। उसके बारे में विश्लेषण आपका बख्शी सर। देखिए, ऐसा है, जो फौज, ये रिपब्लिक वीक परेड है, मैं इसके बारे में इसलिए जानता हूं कि मैंने 20 साल इसकी कमेंट्री करी है राजपथ से, और रेडियो पे भी, टीवी पे भी। मुझे एग्जैक्टली पता है प्रॉब्लम्स कहां आती हैं। एक बार तो फ्लाई पास एक बार रोक दी गई थी 10 साल के लिए, ये भी मैंने दिन देखा है, और फिर ये दोबारा स्टार्ट हुई थी। उस समय मैंने ही इनिशिएट किया था
फ्लाई पास स्टार्ट हुई है। हाँ। देखिए कुछ कई चीजें होती हैं, कुछ इजेक्शन हो गए थे, बर्ड हिट का बहुत प्रॉब्लम होती थी, तब हमारे 2 एयरक्राफ्ट बर्ड हिट से इजेक्शन पायलट्स को इजेक्ट करना पड़ा। एक बुद्धा जयंती पार्क में गिरा, एक फ्लाई पास के बाद जैगुआर गिरा। तो ये प्रॉब्लम्स थी, बैड वेदर भी एक प्रॉब्लम होती है। बट अब जिस तरीके से हमारे पास गाइडेंस इक्विपमेंट, सर्वेलेंस इक्विपमेंट, नेविगेशन इक्विपमेंट आ गए हैं, आपको मैं फ्लाई पास के बारे में बता दूं, ये 7 एयरफील्ड से 57 to 60 एयरक्राफ्ट जब कन्वर्ज करते हैं एक जगह पे, तो उनका कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। उसका एक कोऑर्डिनेशन कंट्रोल अल्फा पॉइंट पे था, एक राष्ट्रपति मंच के पीछे था जहां पे कमेंटेटर्स बैठते हैं उसके बगल में। और जब जहाज आते हैं डिफरेंट हाइट्स पे अल्फा पे बुलाए जाते हैं, वहां पे वो सर्कल करते हैं और धीरे धीरे उनको बारी बारी से राजपथ की तरफ, जिसको आप कर्तव्य पथ बोलते हैं, उसकी तरफ भेजा जाता है और उनके बीच में डिस्टेंस रहता है। पर अगर विजिबिलिटी पुअर होती है तो खतरा हो जाता है मिड एयर कोलिजन का। और एक बार मैंने वो भी दृश्य देखा था कि जब 3 मेजर जहाज, बिग बॉय फॉर्मेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, राष्ट्रपति मंच के ऊपर थे, IL-76 इंक्लूडेड, तो नेवल फॉर्मेशन पीछे से आके उनके ऊपर से निकल गई। अच्छा, ये भी एक दृश्य था और मैं उस समय कमेंट्री कर रहा था। मैंने ये बोल दिया कि ये दिस इज द मोस्ट वायलेंट एग्जाम्पल ऑफ फ्लाइट सेफ्टी यू विल एवर वॉच। और उसके बाद ठीक है, बख्शी सर, एक नई चीज आज देखने को मिली, वो भी आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा। और सबसे ज्यादा अगर आप मुझसे पूछिए तो सबसे ज्यादा मैं इंप्रेस शायद पूरी परेड में उस चीज से था। इस बार ऐसा हुआ कि सिर्फ कैमरों से नहीं था, इस बार जितने फाइटर थे, जितने उड़ान भर रहे थे, जितना स्काई पास था, सब में कैमरा इनेबल्ड था। यहां तक कि कॉकपिट में भी कैमरा लगा था, पायलट के ऊपर भी कैमरा था और एक फाइटर जेट दूसरे फाइटर जेट को लाइव शो कर रहा था। आपने भी ये चीज देखी होगी, ये शायद पहली बार हुआ है। ये नहीं, ये चीज मैंने देखी है। ये इनको फॉर्मेशन एरोबैटिक्स में इसको जरूर करते हैं, पर इसका जो इसका इंट्रोडक्शन किया गया इस परेड में बहुत अच्छा था। बड़े अच्छे दृश्य दिखते हैं, आपको कॉकपिट की एक्टिविटी दिख जाती है, जो कॉम्बैट जो फॉर्मेशन लीडर होता है उसके पीछे कैसे एयरक्राफ्ट आ रहे हैं वो पता चल जाते हैं, ऊपर से नीचे का दृश्य दिखता है। और ये सारा का सारा स्पेक्टेटर्स को समझाने की कोशिश करता है कि दिस इज द रियल वे ऑफ फ्लाइंग, और फ्लाइंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, और जो क्लोज फॉर्मेशन होती हैं वो कितनी क्लोज होती हैं। हाफ अ विंग स्पैन क्लोज जो होती है एट द स्पीड ऑफ 900,000, अगर आप इस तरीके से फ्लाई कर रहे हैं तो गलती का कोई चांस ही नहीं, मतलब गलती का कोई स्कोप नहीं रह जाता। मतलब मिनिमम हाफ अ सेकेंड, 1/4 ऑफ अ सेकेंड की मिस्टेक भी एक्सेप्टेड नहीं है यहाँ पर। तो ये जो चीज देखने को मिली, ये एक बहुत ही जो कहते हैं रोमांचक थी, उसमें दो राय नहीं है। मैं एज अ पायलट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, तो आप लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। पर मैं ये बता दूं, इससे पता चलता है कि हमारी एयरफोर्स किस तरीके से प्रोफेशनलिज्म में की तरफ बढ़ रही है और किस तरीके से हम अपना काम को लेते हैं और किस तरीके से देश का सपोर्ट मिलता है। और हमको अगर चौकस करनी है और एयरफोर्स को भारत की रक्षा करनी है तो ये प्रणाली जारी करना बहुत जरूरी है। अपनी खासकर क्लोज फॉर्मेशन काम आती है। बैड वेदर इनटू द वैली व्हेन यू एंटर, जहां पे जगह बहुत कम होती है, तब पायलट जब फ्लाई करते हैं तब इसका ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट आती है। या फिर बैड वेदर हो जाता है, पायलट फॉर्मेशन अलग अलग नहीं कर सकते, तब क्लोज आके डिसेंट इकट्ठे करते हैं, तब इसका काम आता है। ठीक है, तो मैं फॉर्मेशन पर बख्शी सर आपके पास आऊंगा। एक बार चलते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार सर के पास। परिहार सर, ये जो दस्ते होते हैं इनका चयन कैसे होता है? क्या साल भर प्रैक्टिस करनी पड़ती है? क्योंकि जो धुन शुरुआत में बजती है वही धुन आखिरी तक बजती रहती है। और अभी शाह साहब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उसी धुन के बीच में आपको कमांड देनी पड़ती है। तो इसकी प्रैक्टिस का लेवल क्या होता है? सिलेक्शन का मापदंड क्या होता है? क्या यह दस्ता सिर्फ परेड में रहता है? इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल नहीं, दस्ते परेड में नहीं रहते हैं। ये सारे हमारी रेगुलर आर्मी के एक्टिव रेजिमेंट्स के हिस्से होते हैं और इसका सिलेक्शन का जो है वो आर्मी हेडक्वार्टर इस हिसाब से करते हैं कि ताकि जो डिफरेंट रेजिमेंट्स हैं
उनको इसमें शोकेस के लिए मौका मिले, वो उस हिसाब से उनका सेरेमोनियल ब्रांच में उनका सिलेक्शन होता है। उसके बाद में इनकी सख्त ट्रेनिंग शुरू होती है उनके डिवीजन लेवल पे, और उसके बाद कोर कमांड से अल्टीमेटली फिर वो आके यहाँ तक पहुंचते हैं। और यहाँ भी जो है कम से कम 4 महीने तक उनका लगातार ट्रेनिंग इसकी चलती रहती है, ताकि वैसे तो ये सारे प्रशिक्षित होते हैं, मगर इसके लिए एक जो बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग चलती है, वो जाके उसका मुकाम जो है हमें आर्मी डे की परेड में देखने को मिलता है। फुल ड्रेस रिहर्सल 13 जनवरी, फिर 15 जनवरी फाइनल, और उसके बाद में 23 जनवरी में इधर चौथे, तब जाके ये जो हमारे जवान है 26 जनवरी की परेड पे विश्व स्तरीय बिल्कुल एक जो कहते हैं जबरदस्त शो उसको प्रस्तुत करते हैं। इसके सिलेक्शन में, जवानों के सिलेक्शन में उनकी हाइट, हेल्थ, उनका चुस्त दुरुस्त होना, जैसा कि शाह साहब ने कहा था कि पेट बाहर नहीं होना चाहिए, वर्ड ऑफ कमांड हो, तो ये सारे जो मिलिट्री के जो क्राइटेरियाज होते हैं परेड के, उसमें जो सबसे आला दर्जे के शोकेस होते हैं, वही चाहे वो नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, चाहे आर्मी का हो, सबसे बेहतर जो है वो दिया जाता है। इसी तरह से एनसीसी के भी सिलेक्शन होते हैं, साल भर उनके विग्रस सिलेक्शन के बाद में आके आरडी परेड के लिए एनसीसी कैडेट का सिलेक्शन होता है। तो ये आप जो देखते हैं वो हिंदुस्तान की शान में जो सबसे चमकदार हीरे होते हैं। और आप देखिए इन हीरों में आप जो है हमारी महिलाएं भी शामिल है। और मैं बता दूं आपको, क्योंकि मेरी डॉटर भी आर्मी में रही है, इनकी ट्रेनिंग में कोई वो ये भेदभाव नहीं किया जाता है। उनको भी उतना ही दौड़ना है जितना ये दौड़ना है, उनको भी उतने ही इंड्योरेंस उसको पालन करना है, उसको फेस करना है जितने के हमारे मेल कैडेट्स करते हैं। तो ये जो बहादुर हमारे भारतीय जवान और महिलाएं और अफसर जो हैं, वो जो आपके सामने 26 जनवरी में सारी दुनिया में दिखाई देते हैं, वो सबसे बेहतर होते हैं, और उनको जबरदस्त प्रशिक्षण के बाद ही यहाँ पर इसमें प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है शाह साहब, आज एक रिकॉर्ड भी कायम हुआ है। जो डेयर डेविल्स थे, वो जो बुलेट पे सलामी थी, मेरे ख्याल से वो सबसे हाइट वाली सलामी का रिकॉर्ड आज कायम हुआ है कर्तव्य पथ पर। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जिस तरीके से डेयर डेविल्स ने दिखाया अपना कर्तव्य है, वो काबिल तारीफ है वाकई में। और एक और बात में बहुत इंप्रेस करेगी कि जो आपने बात की थी अभी महिला शक्ति की, बिल्कुल जी हाँ, मैं आपको एक हल्का सा वाक्य बताता हूँ। ये सन 2008 का ही वाक्य है, जब मैं नागालैंड से दिल्ली आया था परेड करने के लिए। तब मैं असम राइफल्स में था, असम राइफल्स में डेप्यूटेशन में गया था फ्रॉम इंडियन आर्मी। तो असम राइफल्स होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो 15 जनवरी को जब आर्मी डे होता है, हम परेड नहीं करते हैं उस टाइम पे, असम राइफल्स। तो मैं उस टाइम पे परेड ग्राउंड से कमेंट्री कर रहा था। तब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस टाइम पे, जनरल दीपक कपूर, एक ही रेजिमेंट के हैं, तो उनको मेरी कमेंट्री किसी वजह से पसंद आई। तो उन्होंने खुद मेरे को हैंड पिक किया आर्मी हाउस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रेजिडेंस से। 15 जनवरी को वहां से मैं अनाउंसमेंट करूंगा। तो मैं वहां से अनाउंसमेंट करा था 15 जनवरी को। तो एक पेड़ के ऊपर एक मंच बना दिया गया था, और मंच के ऊपर से मेरे माइक था। वहां पे देश के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, तीनों चीफ थे, एयर मार्शल अर्जुन सिंह थे, सब जितने भी लोग थे, सब लोग जितने टॉप क्लास देश की वहां पे थी। तो मैंने माइक से अनाउंस किया कि मैं यहाँ पे 26 जनवरी की परेड के लिए आया हूँ नागालैंड में। ऐसा क्यों होता है कि केवल एक मेल ऑफिसर, एक जेंटलमैन ऑफिसर ही परेड लीड करता है, क्यों ना हम महिला ऑफिसर को क्यों नहीं ट्राई कर सकते। मैं इसका श्रेय नहीं ले रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा हुआ था। और ये बात कहीं ना कहीं मेरा मानना है गूंजी होगी, कुछ नहीं, फिर बात भूल गई, बात खत्म हो गई। मेरी शॉर्ट सर्विस कमीशन कंप्लीट हो गई इस दौरान। 11 साल के बाद सन 2019 में पहली बार मैंने देखा कि मेजर खुशबू कन्वर, असम राइफल्स का दस्ता, वही दस्ता जो मैंने कमांड किया था, उन्होंने कमांड किया, पूरा कंटेंजेंट महिलाओं का था। और मेजर खुशबू कन्वर के जो पिताजी हैं वो एक बस कंडक्टर हैं। ये काबिल तारीफ की बात है कि वो पूरी जिंदगी उन्होंने स्कॉलरशिप पे पढ़ी है, और वो ऑफिसर, इतनी काबिल ऑफिसर बनी है वो। अगर वो मैजिस्ट्रेट कर्तव्य पथ पे, तब राजपथ था, उस पे मार्च कर सकती हैं, लीड कर सकती हैं कॉलम, तो दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। पूरी ताकत यहां पे है, और यही ट्रेनिंग हमको फौज में दी जाती है। तो महिला शक्ति जो है, जैसे कि जनरल परिहार साहब ने पहले कहा कि पहले ऐसा माना होता था कि महिलाएं हैं केवल डॉक्टरी करेंगी, इसके बाद वो टेक्निकल आर्म में आई। अब देखिए, मुझे लगता है कि ये माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब महिला भी कमांड बन सकती है। और आज स्वयं द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति, वो स्वयं मौजूद थी, और एक मैसेज भी है कि महिला सशक्तिकरण के लिए कैसे चीजें आगे बढ़ी। एक बार वापस प्रफुल्ल बख्शी सर आपके पास। सर, फॉर्मेशंस के बारे में बताइए। हालांकि धुंध थी आज, लेकिन उसके बाद भी जो फॉर्मेशंस करी गई, और एक जो केमिस्ट्री दिखी मेड इन इंडिया की और रूस और अमेरिकी फाइटर प्लेन्स की भी, वो भी साफ देखने को मिली।
आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स को हाइब्रिड एयरफोर्स भी कह सकते हो, क्योंकि हमने शुरू से ही, क्योंकि हम लोग खुद बनाते नहीं थे, यहाँ पे हम पीछे रह गए थे। इंडिजिनाइजेशन प्रोसेस बड़ी लेट आया था, पर इतना लेट भी नहीं था। हमने एक बहुत दुनिया का उम्दा जहाज बनाया था HF-24, जिसको रिवाइवल करने की बात अब आ रही है। पर वो दूसरी बात है, हमारे पास रशियन एयरक्राफ्ट, फ्रेंच एयरक्राफ्ट, ब्रिटिश एयरक्राफ्ट, ये और अमेरिकन एयरक्राफ्ट भी। और अमेरिकन एयरक्राफ्ट सबसे पहले भी हमारे पास थे। एक पैकेट नाम का जहाज होता था, एक इल्यूजन होता था, वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट थे हमारे पास में। सॉरी, इल्यूजन नहीं, लॉकहीड जो एयरक्राफ्ट था हमारा, कॉन्स्टेलेशन, वो था। इल्यूजन रशियन एयरक्राफ्ट थे हमारे पास में, और अमेरिकन एयरक्राफ्ट पैकेट था हमारे पास। ये सारे के सारे एक समय में थे, और अब आप देख रहे हैं अमेरिकन इक्विपमेंट फिर आ रहा है। आपके चिनूक हेलीकॉप्टर्स, अपाचे हेलीकॉप्टर्स, अब C-130 हरकुलिस, ग्लोब मास्टर, ये सारे अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैं। मिग्स सारे रशियन हैं, मिराज फ्रेंच हैं, और मिराज से पहले मिस्टियर्स थे, रफायल थे, मिराज आ गए, मिस्टियर्स थे, तूफानी थे। तो हमारे पास विचित्र टाइप के एयरक्राफ्ट दुनिया के थे, पर इंडियन एयरफोर्स की खासियत यह है, उन सबको मेंटेन कर सकते हैं। और यहां ही नहीं, एक जो टेक्नीशियन होता है वो दूसरे एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने की एक बढ़त हासिल कर लेता है। तो हमारा एक टेक्नीशियन होगा, एयरफ्रेम फिटर होगा, या इंजन का होगा, या इंस्ट्रूमेंट का होगा, वो हर एक फ्लीट के ऊपर काम कर सकता है। ये उपलब्धि जो है, इसकी सारी दुनिया में चर्चा है। और जब दुनिया के एयरफोर्स हमारे वक्त एक्सरसाइज करने आते हैं, इस बात की शाबाशी हमको देते हैं कि वाकई में ही इंडियन एयरफोर्स की जो काबिलियत है वो वाकई में ही सराहनीय है। और जिस तरीके से हम एक्सरसाइजेस में बढ़त हासिल करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। जब कोप इंडिया एक्सरसाइज अमेरिकन एयरफोर्स ने करने आए थे, उनका कमांडिंग ऑफिसर को की नौकरी जाने के कगार पे आ गई थी, क्योंकि वो लोग सोचते थे थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इनका स्टैंडर्ड लो होगा, रेड ओवर रेड स्टेटस से हम एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि हम अपने स्टैंडर्ड को लो कर देंगे। और उनकी नौकरी जाने लगी थी, सारी एक्सरसाइजेज में हार गए। और यही नहीं, 17 कंट्री ने उसके बाद एक्सरसाइज करी, और एवरी कंट्री वांट्स टू डू एक्सरसाइज विद इंडियन एयरफोर्स। और इंडियन आर्मी के साथ में सियाचिन में वो 30% एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। डेजर्ट में, जंगल में वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंडियन आर्मी की क्षमता, इंडियन एयरफोर्स की क्षमता ऐसी है कि रशियन पायलट्स अभी भी बोलते हैं, आप कैसे लैंड कर लाते हैं सियाचिन में या L-76 को, ये तो डिजाइन ही नहीं है। बख्शी सर, फॉर्मेशंस के बारे में बताइए। जो फॉर्मेशंस होती है कर्तव्य पथ के ऊपर, उसकी डिजाइनिंग कैसे? हमने आज देखा त्रिशूल फॉर्मेशन थी, एरो फॉर्मेशन थी, 2-3 फॉर्मेशन हमने देखी। देखिए, ऐसा है, ये जो फॉर्मेशन एरो और त्रिशूल है, ये अपनी फाइटिंग फॉर्मेशंस के अंग होते हैं। अगर आप फिंगर 4 फॉर्मेशन अगर आप फ्लाई कर रहे हैं जो फिगर, तो आपको पता चल जाएगा उसमें बिल्कुल एरो का खेल होता है, पर वो टैक्टिकल एरिया में यूज होती है। पर उसको अगर आप प्रदर्शन करना है, तब उसका अच्छी तरह प्रदर्शन करने के लिए उसको थोड़ा फैला देते हैं, एरो हेड बन जाता है, इन्वर्टेड वाइन ग्लास कर देते हैं, डायमंड फॉर्मेशन कर देते हैं, त्रिशूल फॉर्मेशन कर देते हैं। ये दिखाता है कि पायलट जो अपनी फॉर्मेशन बैटलफील्ड में करता है, उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन हम दिखा रहे हैं। और पायलट के स्किल को किस तरीके से हमारे स्किलफुल पायलट्स फॉर्मेशन, क्योंकि फॉर्मेशन फ्लाइंग का मैं आपको तरीका बता दूं, जो लीडर करता है, नंबर 2 और नंबर 3 हैव टू डू द सेम थिंग। क्लोज फॉर्मेशन में मैं आपको बता दूं राकेश, अगर आप लीडर हैं और मैं आपका नंबर 2 हूं, मैं मैं अपने कॉकपिट के अंदर देखूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ आपके विंग के ऊपर और नीचे का हिस्सा देख रहा हूं और आपकी कॉकपिट को देख रहा हूं। मुझे ये नहीं पता मेरे एयरक्राफ्ट में क्या हो रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट तक नहीं देख सकता अपने उस समय। वो होती है फॉर्मेशन फ्लाइंग पूरी की पूरी, जिसको ट्रस्ट होता है आपको लीडर के ऊपर। यहां पे ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है फॉर्मेशन एरोबैटिक में, अगर लीडर ने गलती कर दी और जमीन में घुस गया, चारों एयरक्राफ्ट जमीन में उसके साथ घुस गए, उनको पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि इतनी डीप कंसंट्रेशन होती है। ये इसका प्रदर्शन आप फॉर्मेशन फ्लाइंग में देखते हैं, इसका असली मकसद ये होता है। और मैंने टैक्टिकल मकसद बता दिया था, नाइट में जब बहुत क्लोज आना पड़ता है, उस समय लाइट के साथ में, उनकी लाइट के साथ में आप फॉर्मेशन कर सकते हैं।
और बैड वेदर के अंदर और लो लेवल फ्लाइंग इनटू द एनिमी टेरिटरी अगर आप जा रहे हैं, जैसे हमारे मिराज गए थे बालाकोट में, वो खुले हुए आम नहीं गए थे, सब फॉर्मेशन में गए थे। इसीलिए इसकी बहुत महत्वता है, इसकी बड़ी जरूरत होती है, बड़ी ट्रेनिंग होती है और फिर ये प्रदर्शन में आता है। ठीक है, एक बार परियार सर के पास। परियार सर, ये जो परेड होती है, ये एक तरीके से हमारी ताकत को, हमारी मजबूती को प्रदर्शित करती है। क्या जो दुश्मन देश है या पड़ोसी मुल्क है, क्या आज की परेड वो भी उतने ही ध्यान से देखते हैं जितना हम देखते हैं? एक एक चीज वो भी मॉनिटर करते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली जो हमारे यहाँ डिफेंस में होता है, परेड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। जैसा विंग कमांडर बख्शी सर ने बताया कि ये जो हमारे फॉर्मेशंस होते हैं उसमें कितना कोऑर्डिनेशन होता है, वो भी करते हैं। अब जो पाकिस्तान चाइना आर्मी वालों को, एयरफोर्स को भी पता है कि मिलिट्री बियरिंग और ट्रेनिंग क्या होती है, मगर जब वो हमारा ये देखते हैं तो उनको एक जो कहते हैं कि दिल में धड़कन जो है वो तेज होती जरूर है। इसको बड़े, और खास करके भारत की परेड जब होती है रिपब्लिक डे की, तो ना केवल चाइना और एशिया के देशों में बल्कि ये यूरोप में और अमेरिका में भी इसको, जो वहाँ के थिंक टैंक और स्ट्रेटेजिक है, वो इसको बड़े ध्यान से देखते हैं कि इसका क्या मायने निकल रहे हैं। क्योंकि हर परेड के पीछे एक छुपा हुआ संदेश होता है, डिप्लोमेटिक होता है, उसका कल्चरल लेवल का होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज का होता है, और डिफेंस में आगे आने वाले जो एपिसोड्स है उसमें होता है। नेशनल परेड में नया वेपनरीज को जो डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, वो आपकी जो माइट है, हिम्मत है, जोश है, और आगे जो आप बढ़ रहे हैं, वो उसका आपको एक तरह को, आप उसको कहते हैं कि गूंज मार के आप उनको समझा रहे हैं कि देख लीजिए, जब अब ये हमारे पास है, अब आप हमारे ऊपर आंखें उठा के नहीं देख सकते हैं। तो ऐसी परेड को जो है पूरी दुनिया में, भारत उस स्टेज में पहुंच गया है कि भारत की जो रिपब्लिक डे परेड है उसको हर लेवल पे दुनिया में बहुत ही गंभीरता से देखा जाता है और उसको बहुत बारीकी से देखा जाता है। ठीक है, शाह साहब आपके पास आज की परेड का मैसेज क्या है? राजेश भाई, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। परेड का मैसेज केवल ये है कि हम आत्मनिर्भर है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट रहना सीखिए, और महिला शक्ति को कभी कम मत समझिए। वो आंधी है, वो तूफान है, वो शक्ति है जिसे। और तीसरी बात है कि भाई जो हमारे वर्कर्स हैं, जैसे कि सेंट्रल मिनिस्टर के वर्कर्स, कई लोग जो हैं, जो हमारे प्राइम वर्कर्स हैं, उनको इग्नोर कर लेते हैं, कई बार उनको नजरअंदाज कर देते हैं। उनको नजरअंदाज मत करिए, किसी को भी कम मत समझिए। वो बहुत एक्चुअली वीवीआईपी तो वो है, उन्होंने ही तो बनाया, तभी तो वो परेड हो पाई, तभी तो लोग उसका मजा देख पाए। तो आज की परेड का मैसेज ये है कि दुनिया में अगर हमने ठान लिया तो हर कुछ काम कर सकता है इंसान। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम करने वाला बस छोटा बड़ा होता है। और इसी साथ की मैं बोलूं कि हम सब एक हैं, और ये झांकियों ने भी दिखा दिया हम में कितनी ताकत है, कितना जोश है, कितनी उमंगे हैं, कितना जुनून है, और हम सब एक हैं। मेन चीज तो ये है। ठीक है, एक बार वापस परियार सर के पास। परियार सर, प्रधानमंत्री जी, हालांकि ये परंपरा नहीं थी, लेकिन अब आप देखिए वो परेड के बाद पब्लिक के बीच में जाते हैं, नमस्कार करते हैं, अभिवादन स्वीकार करते हैं, और धीरे धीरे ये भी एक पार्ट हो गया है 26 जनवरी का कि जनता बीच में है, आप बीच में जाते हैं। सुरक्षा के कई सवाल इस पर पहले खड़े हुए हैं, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करते, वो बिल्कुल आगे जाते हैं, पब्लिक का अभिवादन देते हैं, खुली गाड़ी में चलते हैं, हाथ हिलाते हैं, अभिवादन स्वीकार करते हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जो है वर्तमान आधुनिक काल के भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि जन नेता है। उनकी भारत के हर कोने में जो है उनकी पकड़ है। उन्होंने राजनीति में आने के पहले जो संघर्ष किया है 40 साल तक लगातार, उत्तर भारत के हर गांव के, उसके उत्तराखंड के, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में उन्होंने बहुत पैदल यात्राएं पहले बहुत की हुई है। तो उनका एक जो तरीका है वो डेफिनेटली वो जनता को भी अट्रैक्ट करता है और हमें भी अट्रैक्ट करता है। उनके जो तरीका है वो है, अगर आप पहले जाइए, पहले जो 50s, 60s और अर्ली 70s तक जो है सिक्योरिटी के इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते थे, और तब भी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री इसी तरह से उसमें जनता से मिला करते थे। बीच में कुछ ऐसा हुआ जो उसमें शामिल नहीं होते थे, और उसको प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही अच्छी तरह से उसको दोबारा और बहुत ज्यादा जोर पे उसको एक्टिवेट किया है।
तो संदेश जो जाता है, जो उनकी जो एक तरह से जो सहृदयता होती है, और सारे देश को ये मैसेज जाता है कि मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ, मैं आपका प्रतिनिधि हूँ, मैं कोई राजा या वो प्रथम वो नहीं हूँ, मैं बराबर का हूँ। और यही वजह है कि उन्होंने जो इसके सेंट्रल विस्टा में काम करने वाले कर्मियों को वीवीआईपी का दर्जा देके सामने करा है। तो ये भारत एक है, भारत का हर जन एक है, काम अलग कर सकता है। महिला शक्ति और आपके अस्त्र शक्ति, और इसके साथ में श्रम शक्ति जो होती है, श्रम शक्ति को भी उन्होंने एक तरह से जो है जनशक्ति और श्रम शक्ति दोनों को भी महत्व इसमें आज की रिपब्लिक डे परेड में उन्होंने दिया है। ये बहुत ही अच्छा मैसेज है और मैं इसके लिए उनका अत्यंत आभारी हूं। बख्शी सर, आपके पास वापस, धीरे धीरे भारत सुपर पावर बन रहा है, यह कहना बिल्कुल अर्थ नहीं। धीरे धीरे चीजें भी बढ़ रही हैं आपके पास, आप कह सकते हैं अपने आप निर्भर भारत का जो एक सपना है वो पूरा हो रहा है। आप अगले 26 जनवरी को परेड में क्या देखना चाहेंगे? मैं अगले 26 जनवरी की परेड में कई चीजें तो देखना चाहूंगा, पर सबसे बड़ी मैं एक पॉजिटिव न्यूज मांगना चाहूंगा कि हमारे एयरक्राफ्ट में हमारे इंजन लगेंगे, हमारे टैंक्स में हमारे इंजन लगेंगे। ये जब मेरे को पता चल जाएगा और हमारे किसी भी मेटल का टैंक का जो मेन एंटी ब्लास्ट जो मेटल होता है टैंक का और गन का, उसकी हमें कोई कमी नहीं है। जब ये पता चलने लग जाएगा तब मैं बोलूंगा कि अब हम असली बढ़त हासिल कर रहे हैं। एक साल शायद ना हो पाए, पर अगर उसका नींव पड़ गई है तो हमको देखना पड़ेगा। अभी भी हमारे कावेरी इंजन जो रेडी होने वाला है वो रेडी अगर हो गया तो मैं आपको बताता हूं, जो HF-24 जो हमने ग्राउंड कर दिया था जहाज, वो फिर रिवाइव हो जाएगा। वो जहाज राकेश, आपको मैं बता दूं, आप चौंक जाएंगे। वो मैक 2.6 जाने की ताकत रखता है। मैक 2.6 कोई भी जहाज नहीं करता इंडियन एयरफोर्स का। याद देखिए, वर्ल्ड का कोई जहाज 2.6 नहीं जाता, ये जाएगा। और इसको जर्मन डिजाइनर ने बनाया था, क्योंकि इंजन की कमी थी इसलिए नहीं बना। ये पूरा करेगा, ये इसका मैं सपना देख रहा हूं और मेरे को पता है इसकी हमें खबर मिलने वाली। ठीक है शाह साहब, आपसे आपका ड्रीम क्या है अगले गणतंत्र के लिए? अगली परेड पे मैं ये जैसे कि विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब ने बोला, और मैं महिलाओं को और आगे दिखना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि महिलाएं कोई कम नहीं है, वो बल्कि अभी क्योंकि आर्टिलरी में आ गई हैं, परेड में भी आ गई हैं, तो एक तरीके से मैं भी इसको एक कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझता हूं कि या तो दिल खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ऐसे ही मान ले कुछ भी। लेकिन जो मैंने अनाउंसमेंट कही थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के घर पे, जब हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे कि भाई महिलाएं को भी आना चाहिए, तो मैं देखूंगा कि इस बार जो परेड कमांडर थे लेफ्टिनेंट धीरज सेठ साहब, बट जीओसी दिल्ली एरिया, बहुत ही शानदार ऑफिसर हैं, अव्वल दर्जे के ऑफिसर हैं और मेरे ही स्कूल के हैं। सौभाग्य मेरा ये है कि उसी स्कूल से मैं भी पढ़ा हूं। वो मेरे सुपर सीनियर हैं और मेरे बहुत करीबी हैं, मतलब मैं उनके बहुत करीबी हूं। वो 1983 के बैच के हैं और मैं 1998 के बैच का हूं, वो अलग बात है। मगर और मैं ये भी देखना चाहूंगा कि क्यों ना हो, लेफ्टिनेंट तानिया शेरगिल आई थी बीच में, कैप्टन तानिया शेरगिल परेड एडजुटेंट बनकर, तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। अगर मैं बहुत लोग सोचते हैं कि भाई महिलाओं क्यों परेड कमांड करें, कोई बात नहीं। बदलाव हमेशा शुरुआत में, बदलाव में लोगों को तकलीफ होती है बदलाव में, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि बदलाव बड़ा अच्छा हो गया। जैसे कि प्रफुल्ल बख्शी साहब ने दोबारा एयर शो जब 10 साल के लिए रोक दिया गया था, प्रफुल्ल बख्शी साहब ने दोबारा, वो इंस्ट्रूमेंटल थे दोबारा एयर शो को लाने के लिए, तो बदलाव में लोग पहले रेजिस्ट करेंगे। और इसमें जी हाँ, इंजन, स्पेयर पार्ट्स और बन के फॉरेन कंटेंजेंट जरूरी नहीं है। मैं तो ऐसा मान रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि जो वीआईपी, जो चीफ गेस्ट आया हो, हमारे ताल्लुकात अलग देशों से भी बहुत अच्छे हैं, वहां के भी कंटेंजेंट कोई आ सकता है, कोई बात नहीं। तो इस बार इजिप्ट का कंटेंजेंट देख के दिल खुश हुआ, और पहली बात नहीं था, 2018 में भी फ्रांस का कंटेंजेंट आया था, और फ्रांस में वैसे भी वो बहुत पॉपुलर है, मिथुन चक्रवर्ती के गाने, वो जिम्मी 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 आजा आजा आजा, उस तरीके के वो गाने परेड में अपने लगाते हैं। आप सोचिए साहब, उस टाइप के गाने, हमारे बॉलीवुड के गाने परेड में वहां पे लगाए जा रहे हैं, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि भाई, तो मैं देखना चाहूंगा कि ये परेड जो है, और जो आम आदमी, जो बहुत लोगों ने मेरे को फोन किए, मैंने दिलाए भी पासेस कहीं ना कहीं जुगाड़ करके,
लेकिन और थोड़ा इजीली एक्सेसिबल आम आदमी के लिए पासेस रहे थोड़े बहुत, तो अच्छा रहेगा बहुत। और तो अभी भी मिलते हैं, लेकिन और कि एक आम आदमी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जो आम आदमी हमको या तो यूट्यूब पे देख रहा होगा या बाद में देख रहा होगा, भाई आपको पासेस आसानी से मिलते हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई महाभारत नहीं है, लेकिन आपकी सोच में है। आपको अगर लगता है कि आपको पासेस नहीं मिलेंगे तो मुश्किल होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं पासेस मिल सकते हैं, तो आप परेड देख सकते हैं शान से, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आइए, मजे लिए, आप देखिए परेड, शान से चीजें चौड़ा। एक बार वापस परियार सर के पास। परियार सर, एक चीज की और बहुत चर्चा होती है, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स। इस दस्ते के बारे में दर्शकों को बताइए, क्योंकि वो भी बड़ा मनोहर दृश्य होता है जब खुद राष्ट्रपति लेकर हमारे गेस्ट को निकलती हैं और चारों तरफ वो घोड़े का कंसाइनमेंट चलता है। हर घोड़े का अपना एक नाम होता है, अपनी एक ट्रेनिंग होती है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के बारे में बताइए। देखिए, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का लोगों को ये कॉन्सेप्ट रहता है कि ये सेरेमोनियल है, जबकि देखा जाए तो ये जो होते हैं गार्ड्स की, जो और खास करके जो पीबीजी के हैं, ये आला दर्जे के जवान और अधिकारी होते हैं, और ये तमाम ऑपरेशन, सियाचिन ग्लेशियर से लेकर तमाम मिलिट्री ऑपरेशंस में इन्होंने अपनी पूरी भागीदारी इसमें निभाई हुई। नंबर 1 कहा जा सकता है इनको, जहां तक कैवलरीज का सवाल है। और ये इसमें उनके हाइट्स होते हैं, वेट्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है, एक्टिविटीज, पैरा कमांडोज होते हैं। तो ये एक तरह का जो है फौज का जो सबसे बढ़िया जो मिरर होता है, उस तरह के होते हैं। और ये तभी तो उनको राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड बनने का उनको मौका मिलता है। अब मैंने काम का बहुत बारीकी से देखा हुआ है, और बार बार मैं यही कहूंगा कि ये जो है सिर्फ सेरेमोनियल नहीं है, ये हर तरह का कॉम्बिनेशन है। और कॉम्बैट में ये जो है बहुत जबरदस्त काम करते हैं, और जो बालाकोट में उसमें भी इनके इन्वॉल्वमेंट उसमें रहे हैं। और इसके पहले कि मैं बंद करूं, मैं 2 चीजें और ऐड ऑन करना चाहूंगा। एक तो विंग कमांडर बख्शी साहब को बताऊंगा कि मैं भी एयरफोर्स से जुड़ा रहा हूं, एनसीसी 1 एनसीसी एयर विंग सीनियर में मैं 2 साल 73-74 में कैडेट था। और तीसरा, आपने ड्रीम जो है बख्शी साहब से पूछ लिया, शाह साहब से पूछ लिया, मुझसे पूछा नहीं, मगर मैं बता के रहूंगा। नहीं, मैं भी पूछता, मैं असल में जब आपसे बात कर रहा था तो वो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स चल रहे थे, इसीलिए वो सवाल आ गया। मैंने कहा एक बार दर्शकों को बता दें, उसके बाद मैं आपसे पूछता कि आपकी विश लिस्ट क्या है अगले 26 तारीख की। मेरी विश लिस्ट ये है कि बख्शी साहब ने जैसा बताया कि जो फॉर्मेशंस होते हैं अलग अलग एयर बेस से आते हैं, सारे दिल्ली से ही टेक ऑफ नहीं करते हैं। तो मेरी 2 विश लिस्ट है कि अगले रिपब्लिक डे परेड में जो है गिलगित बाल्टिस्तान के जो कंटिंजेंट हैं वो हमारी 26 जनवरी की परेड में शामिल हो, और स्कार्दू के और मीरपुर के एयर बेस से जो है हमारे इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मेशन आके यहाँ पे जो है कर्तव्य पथ पर अपने कर्तव्य का निर्वाह करने की घोषणा करें। बख्शी सर, ये तो उन्होंने हमारे दिल की बात छीन ली। ऐसी बात है तो बस को बिल्कुल कहता सुनहरा सपना है, ये तो बिल्कुल पूरा होकर रहेगा। जो बहुत है ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से भारत अपनी नीतियों पे चल रहा है, तो जनरल साहब ने जो भी बोला ये सपना भी पूरा हो जाएगा। ठीक है शाह साहब, और लोग ये भी कहते हैं कि साहब आप लोग सिर्फ कारगिल बात कर रहे हैं, क्या ये भी संभव है कि अंडमान से उड़ान भरकर यहां पर आसमान से सलामी दी जाए? संभव है, क्यों ना संभव है, ये बिल्कुल संभव है। लेकिन इसके बारे में आपने जैसे मैंने कहा कि मैंने 2008 में 4 साल था एक बीज बोया था, उसके मैंने देखिए नतीजे देखे 2019 में 11 साल लगे, तो आपने भी बीज बो दिया है, तो बिल्कुल संभव है। क्या संभव नहीं है? भारतीय सेना ने हर तरह, जब मैं बोलता हूँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, पुलिस, सबको इंक्लूड करता हूँ, सारे फोर्स, जितने भी हमारे फौजी हैं, जितने भी हमारे जाबाज बहादुर फौजी हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेलकर दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देते हैं, उनके दुश्मन के आगे कूद पड़ते हैं, और दुश्मन हम उनसे कांपता है, बाधाओं से टकराते हैं, तूफानों से बढ़ जाते हैं। हम भारत माँ के प्रहरी हैं, दुश्मन हमसे घबराते हैं। ठीक है, तो बख्शी सर कुछ ऐड करें, वाइंड अप भी करना है। बख्शी सर कुछ ऐड करना चाहिए। आप कह रहे थे कि हमारे इंडियन एयरफोर्स में जहाज है, नेवी में भी जहाज है, लॉन्ग रेंज P8 जो है, IL-38 है, वो अगर अंडमान से टेक ऑफ करते हैं तो भारत का कहते हैं फ्लाई पास में भाग लेके वापस जा सकते हैं, उनकी रेंज इतनी होती है। और अगर आपको फाइटर एयरक्राफ्ट करना है, उसको एक एयर-टू-एयर रिफ्यूजल दीजिए, वो दोनों काम करके दिखा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। आज गणतंत्र के दिन आप जुड़े और अपने एक्सपीरियंस आपने साझा करे। कोशिश यही थी कि समझे कि आज गणतंत्र में नया क्या था और गणतंत्र की ताकत
जिस पर हमें गौरव है, उस पर यह चर्चा थी। देश का सवाल में आज के लिए